दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी ब्रो डैडी को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है, जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिरने की हालत में थी और उसके आसपास पुलिस इकट्ठा हो गई थी। हालांकि बिल्डिंग तो गिरती नहीं। तभी रिपोर्टर कहता है कि इस बिल्डिंग में मजबूत सरिये लगे हुए हैं, जिससे बिल्डिंग अभी तक टिकी हुई है। यहाँ हमें पता लगता है कि असल में वहाँ एक सीमेंट कंपनी का एड चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस एड का एक्टर जॉन चर्च के फादर को अपनी स्टील सीमेंट कंपनी का एड दिखा रहा है। अगले सीन में जॉन की वाइफ अनम्मा की एंट्री होती है और इन दोनों का एक बेटा होता है ईशो, जो कि एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। इसके बाद हम जॉन के दोस्त कुरियन का परिवार देखते हैं, जिसकी बीवी का नाम एल्सी था और बेटे का नाम एना। खैर जॉन और कुरियन अपने एक डॉक्टर दोस्त की बेटी की शादी पर मिलते हैं। जॉन कहता है कि अब तो तुम अपना सारा कारोबार अपने दामाद को सौंप कर आराम करोगे, क्यों? तो उसका दोस्त कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दामाद ने मुझे एक नया बिजनेस ऑफर दिया है, एसएमटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो हो सकता है कि मैं इसके बाद और भी ज्यादा बिजी हो जाऊं। कुरियन कहता है कि जो भी हो, इस हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट हमारी कंपनी से ही करवाना। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, देखते हैं। फिर कुरियन ईशो से कहता है कि मेरी कंपनी में मैंने हमेशा से तुम्हारे लिए एक पोस्ट खाली रखी है, तुम जल्दी से कंपनी ज्वाइन कर लो। अब ईशो को तो कुरियन की कंपनी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो कहता है कि मैं बड़ी बड़ी एड एजेंसी के साथ काम करता हूँ, आपकी एड एजेंसी तो बहुत छोटी है, जो सुनकर कुरियन को बहुत बुरा लगता है। खैर ईशो, एना और जॉन एक ही शहर में काम करते थे, जिससे कि वो लोग साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। लेकिन ईशो और एना एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो ज्यादा बातचीत नहीं करते। फिर घर लौटते समय अनम्मा जॉन से कहती है कि आपने ईशो की शादी का कुछ सोचा है, एना कैसे रहेगी उसके लिए? इस पर ईशो कहता है कि एना में बहुत एटीट्यूड है और वैसे भी मुझे उसके फादर की कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस तरफ एल्सी भी कुरियन से एना और ईशो की शादी की बात करती है, मगर एना भी इस रिश्ते से इनकार कर देती है। अब अगले दिन सभी लोग अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं, पर ये क्या, एना और ईशो दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे। दोनों साथ ही ऑफिस जाते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और साथ में ही रहते थे। यानी इन दोनों ने अपने माँ बाप से झूठ बोला था, ताकि किसी को उनके चक्कर के बारे में पता ना चले। फिर ऑफिस जाते समय ईशो एना को बताता है कि आज रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है। तब ईशो एना को भी पार्टी में आने के लिए पूछता है, पर एना ये कहकर मना कर देती है कि तुम लोगों की पार्टी में मैं क्या ही करूंगी, तो तुम चले जाना। इसके बाद ईशो अकेला ही ऑफिस के बाद पार्टी में चला जाता है, और जाहिर सी बात है पार्टी में उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी आई थी, जिसके बाद सभी लोग शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़की ईशो को उसके घर ड्रॉप करती है। यहाँ एना जब ईशो के लिए दरवाजा खोलती है, तो उसे कार में बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं, और एना ये देखकर जेलस फील करने लगती है। हालांकि ईशो तो जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह वो एना से कहता है कि मेरे फोन में पार्टी की पिक्स है, मुझे वो सबको सेंड करनी है। ये सुनकर एना छिपकर उसका फोन चेक करने लगती है, पर ईशो एना को उसका फोन चेक करते हुए देख लेता है, तो वो कहता है कि तुम मेरे फोन को क्यों छेड़ रही हो, ये थोड़ी प्राइवेट चीज है। ये सुनकर तो एना को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। इसी दौरान उसका हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ में लगा खून देखकर ईशो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ईशो को ब्लड से फोबिया है। फिर जब ईशो की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर है, एना भी उसके बगल में बैठी हुई है। इसके बाद डॉक्टर एना का चेहरा देखकर पूछता है कि आपका फेस काफी डल लग रहा है, कहीं आपके पीरियड्स तो नहीं चल रहे? तब एना को याद आता है कि उसके पीरियड्स तो कई महीनों से नहीं आए हैं, तो वो तुरंत जाकर गायनेक से चेक करवाती है, और गायनेक उन्हें बताती है कि एना प्रेग्नेंट है। ये जानकर तो ईशो और एना दोनों के होश उड़ जाते हैं। ईशो डॉक्टर से कहता है कि हम फिलहाल तो कोई बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर कहती है ये बहुत ही बड़ा फैसला है, तो आप दोनों सोचकर मुझे बता देना। अब बाहर आकर ईशो एना पर बहुत गुस्सा होता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और फिर वो हॉस्पिटल से चला जाता है। यहाँ एना को बुरा लगता है और वो ईशो की एबॉर्शन वाली बात से बेहद नाखुश थी। फिर रात को दोनों इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल ढूंढ ही रहे थे कि तभी ईशो को उसके फादर जॉन का कॉल आ गया। ईशो को डर होता है कि कहीं उसके पापा को एना की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता तो नहीं लग गया, मगर जॉन तो ईशो के सामने कुछ अलग ही बॉम्ब फोड़ता है। वो उसे घर बुलाकर बताता है कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, तुम्हारा भाई जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। तब ईशो खुद ये बात जानकर हक्का बक्का हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे माँ बाप पागल हो गए क्या, जो इस उम्र में भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। यहाँ उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसके दोस्तों को ये बात पता चल गई, तो वो लोग उसका कितना मजाक बनाएंगे। ये सोचकर ईशो अपने माँ बाप को बच्चा न करने की सलाह देता है, मगर वो तो ठहरे उसके माँ बाप, तो वो भला उसकी क्यों ही सुनते। इसके बाद जॉन ईशो को अपने साथ सुपरमार्केट ले जाता है। वहाँ वो घर का कुछ सामान और अनम्मा की जरूरत की चीजें खरीदता है। फिर शाम को वीडियो कॉल पर बात करते समय ईशो एना से वही सारी चीजें लेकर
बताने को कहती है, जो कि उसकी प्रेगनेंसी में भी उसके काम आएंगी। तब ऐना पूछती है कि आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो। तो ईशो हिचकिचाते हुए उसे अपनी माँ की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और ऐना तो ये बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है कि सास और बहू दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है। वाओ। फिर उसी समय ऐना को एक आइडिया आता है। वो ईशो से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस उम्र में बच्चा करने के गिल्ट में पहले से ही होंगे, तो यही समय है तुम उन्हें हमारे बच्चे के बारे में बता दो। जो बात ईशो को भी सही लगती है। अब अगले दिन ईशो जॉन को सच बताने पहुंच जाता है, मगर जॉन तो खुद अपनी माँ को अनम्मा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने से डर रहा था। वो उल्टा ईशो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हारी दादी को इस बारे में बता सकूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देख ईशो की बोलती बंद हो जाती है। वो जॉन से कहता है कि आप सीधा जाकर उन्हें सच क्यों नहीं बता देते, पर जॉन तो इससे काफी डर रहा था। इसके बाद जॉन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें जॉन के कुछ करीबी दोस्त, रिश्तेदार और उसकी माँ आए हुए थे। उस पार्टी में कुरियन भी आया हुआ था। ईशो उसे देखते ही वहाँ से खिसक जाता है। फिर अकेले में जाकर वो ऐना को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे पापा भी यहाँ आए हैं। ऐना कहते कि तुम एक बार पापा से बात करके तो देखो, वो मान गए तो सब ठीक हो जाएगा। तब ईशो हिम्मत करके कुरियन से बात करने चला जाता है, लेकिन हड़बड़ी में वो एक वेटर से टकरा जाता है, जिससे वेटर के हाथ की सब्जी उछलकर गिर जाती है और उससे कुरियन की शर्ट खराब हो जाती है। तब कुरियन तो ईशो पर भड़क जाता है। दूसरी तरफ अनम्मा मजे से अचार खा रही होती है और उसके हाव भाव देखकर जॉन की माँ को शक होता है। तो वो जॉन को बुलाकर पूछती है कि ये इतना खट्टा क्यों खा रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? हालांकि फिर सच जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ जॉन खामखा उन्हें बताने से डर रहा था। इसी बीच ईशो भी जॉन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फंक्शन के कामों में ही बिजी था। फिर अगले दिन जब जॉन को बिजनेस के काम से कहीं जाना होता है, तो ईशो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और पूरे रास्ते वो जॉन को बताने की कोशिश करता है, पर जॉन तो उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। ये देख ईशो चिढ़ जाता है और तंग आकर सारा सच उगल देता है। तब सच जानने के बाद तो जॉन के होश उड़ जाते हैं कि तुम और ऐना तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फिर ये सब कैसे हो गया? और टेंशन के मारे ही जॉन अपने बिजनेस ट्रिप भी अधूरी छोड़कर घर वापस लौट आता है। उसे देख अनम्मा पूछती है कि तुम तो बिजनेस मीटिंग में गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तो जॉन उसे सब कुछ बता देता है, जिससे अनम्मा भी दंग रह जाती है। आखिर दोनों माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे उन्हें मिलकर पागल बना रहे थे। इसके बाद जॉन ईशो के साथ ऐना से मिलने जाता है और जॉन को देखकर ऐना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जॉन ऐना से कहता है तुम ही बताओ आगे क्या करना है। ऐना कहते कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है इस बारे में। तो जॉन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं जाकर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी और ईशो की शादी की बात करूंगा। देखो कुरियन मेरा दोस्त है, वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, तब तक तुम अपने घर चली जाओ। ऐना कहते कि मुझे बार बार वॉमिट होती है, इस बात को मैं अपने पेरेंट्स से कैसे छुपाऊंगी? जॉन कहता है सिंपल, बोल देना बाहर कुछ उल्टा सीधा खा लिया था और क्या। फिर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं और प्लान के मुताबिक जॉन कुरियन को कॉल करके मिलने बुलाता है। इसके बाद जॉन कुरियन से ऐना और ईशा की शादी की बात करता है, तो कुरियन कहता है कि मैं तो कब से राजी हूँ, लेकिन ऐना भी तो माननी चाहिए ना। जॉन कहता है कि तू एक बार अपनी बेटी से बात तो कर, अगर वो मना करेगी तो देखेंगे आगे क्या करना है। फिर कुरियन घर आकर ऐना से पूछता है, जिस पर वो तुरंत हाँ कर देती है। ये देख एल्सी और कुरियन दोनों चौंक जाते हैं कि ये ऐना को अचानक क्या हो गया, कल जिससे शादी करने के लिए मना करती थी आज उसके लिए तैयार कैसे हो गई। हालांकि फिर कुरियन जाकर ये खबर जॉन को देता है। वो उससे कहता है कि सच तो यह है कि ऐना को हमेशा से ही रिश्ता मंजूर था, मगर मैं खुद ही इसके खिलाफ था। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद कोई ऐसा लड़का बने जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। मैंने इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। ऐना ने तो इंजीनियरिंग करके अलग ही फील्ड चुन ली, अब कम से कम मेरा दामाद तो मेरी कंपनी चलाए, मैं बस यही चाहता हूँ। और ईशो को मैंने पहले ही इस बारे में पूछा था, उसे तो मेरी कंपनी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इस पर जॉन कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ईशो तेरी कंपनी में ही जरूर काम करेगा। अब अगले दिन जॉन अनम्मा और ईशो के साथ कुरियन के घर जाता है, जहाँ वो लोग दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। इसके बाद कुरियन ईशो से कुछ सवाल पूछना शुरू करता है, पर जॉन कहता है पहले हम शादी की डेट तय कर लेते हैं, ये सब बातें तो होती रहेंगी। कुरियन कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ऐना मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी शादी एकदम धूमधाम से करना चाहता हूँ। इस पर जॉन कहता है मुझे लगता है हमें इनकी शादी अगले हफ्ते तक कर देनी चाहिए, लेकिन कुरियन और एल्सी तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये जॉन आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। तभी ऐना को उल्टी आने लगती है और वो वॉश बेसिन की तरफ भागती है। कुरियन कहता है इसने ट्रेन में कुछ खा लिया था जिससे इसका पेट खराब हो गया है, मगर एल्सी को तो शक हो जाता है। उसी समय अन्नमा को भी उल्टी आने लगती है। ये देख कुरियन और एल्सी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सब भला हो क्या रहा है। खैर फिर दोनों परिवार शादी के लिए 2 महीने बाद की डेट फिक्स करते हैं। अब सबके जाने के बाद एल्सी ऐना से पूछती है कि ऐसा क्या खा लिया था तुमने जो उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही। तब ऐना को मजबूरन अपनी माँ को सब सच बताना पड़ता है। ये जानकर तो उसकी माँ पहले तो नाराज
नाराज हो जाती है, पर क्योंकि अब तो एना की शादी भी तय हो चुकी थी तो वो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि ये दोनों कुरियन को ये बात नहीं बताते। इधर जॉन, ईशो और अनम्मा कार में बैठे घर जा रहे थे, तभी ईशो को एना का कॉल आता है कि मैंने माँ को सब बता दिया है। ये बात जॉन और अनम्मा भी सुनते हैं। फिर इसी के तुरंत बाद जॉन को कुरियन का कॉल आता है, तो जॉन डरते डरते कॉल रिसीव करता है और कुरियन उससे कहता है कि अब हमें शादी में जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। एक काम करते, शादी का सारा अरेंजमेंट किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को सौंप देते हैं। वो लोग वेडिंग को अच्छे से प्लान करेंगे, जिसके बाद दोनों फैमिली शादी की तैयारी में जुट जाती हैं। और ईशो और एना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब एक दिन उस डॉक्टर का दामाद कुरियन से कहता है, हमें हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट करवाना है, मगर पहले आपको मुझे एक प्रेजेंटेशन शूट करके दिखाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ आप हमारे हॉस्पिटल को कितने अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। कुरियन कहता है कि आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, इस प्रेजेंटेशन को मेरे होने वाले दामाद ईशो संभालेंगे। ईशो का नाम सुनकर डॉक्टर का दामाद खुश हो जाता है, क्योंकि ईशो एडवर्टाइजिंग जगत का एक बड़ा नाम था। दूसरी तरफ जॉन ईशो पर कुरियन की कंपनी ज्वाइन करने के लिए दबाव डालता है, तो ईशो कहता है, मुझे क्या जरूरत है ऐसी छोटी मोटी कंपनी में काम करने की। मुझे बेंगलोर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है, वो लोग मुझे मनचाही सैलरी देने को तैयार है। लेकिन जॉन कहता है, मैंने कुरियन को जबान दी है और इसीलिए वो इस शादी के लिए राजी हुआ है। ईशो कहता है कि आपको मुझसे पूछकर जबान देनी चाहिए थी ना, आपने पूछा मुझसे। इस बात को लेकर बाप बेटे में बहुत बहस होने लगती है। इसके बाद कुरियन को उसके एक खास आदमी का कॉल आता है। वो आदमी ईशो के ऑफिस के पास ही कहीं काम करता था। वो कुरियन को बताता है कि ईशो आपकी बेटी के लिए सही लड़का नहीं है। मुझे पता चला कि वो यहाँ किसी लड़की के साथ रहता है। इतना ही नहीं, वो लड़की तो अभी प्रेग्नेंट भी है। इस बात को सुनते ही कुरियन का तो दिमाग घूम जाता है। असल में उसे तो पता ही नहीं था कि ईशो की गर्लफ्रेंड उसकी बेटी एना ही है, और वो गुस्से में जॉन को कॉल लगाता है। इधर जॉन अनम्मा का चेकअप वगैरह कराने में बिजी था, तो वो कुरियन की कॉल रिसीव नहीं कर पाता। इससे कुरियन को और गुस्सा आता है, तो वो सीधा जॉन से मिलने उसके घर निकलने लगता है। तब एल्सी और एना उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर जॉन के घर जाकर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गया है, तो वो सीधा वहाँ पहुँच जाता है। अब हॉस्पिटल में जब वो वॉशरूम जाने के लिए रुकता है, तब जॉन भी डॉक्टर के साथ उसी वॉशरूम में था। जॉन डॉक्टर से कहता है कि आप प्रेगनेंसी वाली बात अभी किसी से मत बताना, और उस कुरियन को तो बिल्कुल नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि कुरियन उन्हीं के बगल में खड़ा ये सब सुन रहा था। कुरियन को लगता है कि जॉन अपने बेटे ईशो के कांड को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉन तो डॉक्टर से अनम्मा की बात कर रहा था। फिर जब तक कुरियन वॉशरूम से बाहर निकलता है, तब तक जॉन कार में बैठकर हॉस्पिटल से जा चुका होता है। इसके बाद सड़क पर पुलिस जॉन का चालान काटती है, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तब जॉन के पास उस समय कैश नहीं होता, तो वो एटीएम की तलाश में जैसे ही कार से उतरता है, उसके पीछे कुरियन की गाड़ी नजर आती है। फिर वो कुरियन से पैसे लेकर पुलिस को दे देता है, और कुरियन कहता है, जॉन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जॉन कहता है, हाँ बोलना यार, क्या बात है। तब कुरियन वहीं खड़े खड़े जॉन पर चिल्लाने लगता है, कहता है, तुम्हारा बेटा किसी लड़की के साथ रहता है जो प्रेग्नेंट भी है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। तब जॉन कुरियन को सच बताने की कोशिश करता है, मगर कुरियन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो जॉन को बोलने तक नहीं दे रहा था। वो वहीं सड़क पर उसे जलील करके उससे सारे रिश्ते तोड़कर चला जाता है। फिर एना ईशो को कॉल करके बताती है कि मेरे पापा को सच का पता लग चुका है, वो तुम्ही को ढूंढ रहे हैं, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। तभी कुरियन भी एना से ईशो का एड्रेस लेकर उससे मिलने चल देता है। यहाँ जॉन भी ईशो से उसका एड्रेस मांगता है। फिर हम देखते कि जॉन, अनम्मा और एना कुरियन से पहले ईशो से मिलने पहुंच चुके हैं। ईशो उस समय पूरे नशे में चूर था। तभी कुरियन एल्सी के साथ वहाँ आता है और एना को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो कहता है कि ईशो और उसका परिवार सभी मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं, जिस पर जॉन अब भी कुरियन को शांत करने का ट्राई करता है। पर कुरियन सीधा ईशो से पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की के साथ यहाँ रहते हो। ईशो कहता है हाँ। फिर कुरियन पूछता है, क्या वो लड़की प्रेग्नेंट है। ईशो कहता है हाँ प्रेग्नेंट तो है, जिस पर कुरियन कहता है, देखा सुन लिया, अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वो एना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ये देख ईशो नशे में कहता है, अरे अंकल आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। ये सुनकर तो कुरियन का दिमाग खराब हो जाता है और वो ईशो के गाल पर चाटा लगा देता है। तब एना कहते कि आप सारा सच जाने बिना ही ईशो पर हाथ नहीं उठा सकते। उसके साथ जो लड़की रह रही थी वो असल में मैं ही हूँ, और मैं ही 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मानो कुरियन के मुंह पर पट्टी लग जाती है और वो नाराज होकर घर से चला जाता है। फिर उस रात एना कुरियन से बात करने उसके कमरे में आती है, तो कुरियन कहता है कि तुम सबने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया है, लगता है तुम लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो ना, सब कुछ तुम ही संभाल लो, भला मेरी क्या जरूरत। यह कहकर कुरियन वहाँ से चला जाता है। फिर एना ईशो को कॉल करके बताती है कि अगर मेरे पापा मेरी शादी से खुश नहीं होंगे तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ईशो दुखी होकर जो उनके पास जाता है। जॉन ईशो से कहता है, देखो बेटा, एक बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे। ना जाने कुरियन ने अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने सजाए होंगे। आखिर एना उसकी इकलौती बेटी है, उससे सच जानकर कितना बुरा
बुरा लगा होगा ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। ईशो पूछता है कि अब अंकल कैसे मानेंगे। जॉन कहता है मेरे पास एक रास्ता है, पर उस पर चलना न चलना ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुरियन के ऑफिस पर। कुरियन अपने मैनेजर से कहता है कि डॉक्टर के दामाद को इन्फॉर्म कर दो, हम उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब मैनेजर कहता है कि वो प्रोजेक्ट तो ईशो सर ने पहले ही पूरा कर दिया है। फिर कुरियन अपने कैबिन में पहुंचता है तो ईशो प्रोजेक्ट के साथ वहां बैठा होता है। तब कुरियन ईशो को जाने के लिए कहता है, मगर ईशो कुरियन को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक माँ स्ट्रेस लेती है तो उसका असर उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ये बात कई सारी स्टडीज में साबित हो चुका है और होने वाली माँ के आसपास का माहौल काफी अच्छा होना चाहिए ताकि आने वाला बच्चा हेल्दी हो। अब ये बात वैसे तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, लेकिन उसे सुनकर कुरियन को एहसास होता है कि उसने भी ऐना को बहुत दुख पहुंचाया है। तब कुरियन अपनी गलती समझ जाता है और सभी को माफ कर देता है। इसके बाद ईशो डॉक्टर के दामाद के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जिससे एसएमटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट कुरियन के हाथों आ जाता है और कुरियन बहुत खुश होता है। अब मूवी के आखिर में हम ईशो और ऐना की शादी होते हुए देखते हैं। इसी दौरान कुरियन खुशी खुशी सभी को ऐना की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जिसके बाद जॉन भी सबको अनमा की प्रेगनेंसी वाली बात बताता है। ये सुनकर शादी में आए सारे गेस्ट थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेटे की शादी में माँ का प्रेग्नेंट होना ये बात किसी को हजम नहीं होती। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई मूवी का सजेशन हो जिसका आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।